सुप्रभातम छात्रों, यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। आज हम व्याकरण के अपने दूसरे बिंदु को आरंभ करते हुए चलते हैं अपनी कक्षा की ओर। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है संधि। आज का हमारा टॉपिक है संधि। आज से हम संधि आरंभ कर रहे हैं। तो छात्रों, हमारे सिलेबस में संधि, समास, कारक, छंद और अलंकार, तो हम छंद पढ़ चुके। अगला हमारा व्याकरण का बिंदु है संधि। हमें पाठ्यक्रम के अनुसार 4 अंक की आएगी। संधियाँ हमें 4 अंक की आती हैं। तो संधि आरंभ करते हुए छात्रों, मैं सबसे पहले आपको संधि की उत्पत्ति के बारे में बताना चाहता हूँ। संधि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? सम उपसर्ग पूर्वक दूधाय धातु प्लस की प्रत्यय के योग से संधि शब्द बना है। ध्यान रखना छात्रों, सम उपसर्ग है, दूधाय धातु है कि प्रत्यय, तो इसीलिए कहते हैं कि सम उपसर्ग पूर्वक दूधाय धातु और की प्रत्यय के योग से संधि शब्द बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जुड़ना या मेल होना। वर्णों का मेल या जुड़ना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। वर्णों का मेल होना या वर्णों का जुड़ना संधि का शाब्दिक अर्थ होता है। छात्रों, संधि का शाब्दिक अर्थ है वर्णों का मेल या जुड़ना, और उत्पत्ति है सम उपसर्ग पूर्वक दूधाय धातु की प्रत्यय के योग से संधि शब्द बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वर्णों का मेल या जुड़ना। सम उपसर्ग है, दूधाय सम का सम शेष बचा, दूधा धातु में से इत संज्ञा लोप केवल क्या बचा? धा, और की प्रत्यय बचा ई। सम धा ई। कई पुस्तकों में सीधा लिखा होता है कि सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु और की प्रत्यय के योग से संधि शब्द बना है। छात्रों, वो भी सही है। मैं आपको बता चुका हूँ कि दूधाय में से क्या बचा? धा। इस प्रकार से एक सूत्र लगता है, उस सूत्र के आधार पर सम धा को ध में बदल दिया जाता है। सूत्र का नाम है उपसर्गे धौके। सूत्र कहता है कि उपसर्ग पूर्वक दूधा धातु के साथ की प्रत्यय के आने पर इस धा को ध में परिवर्तित कर दिया जाता है प्लस ई। देखो छात्रों, अब यहाँ पर मैं है, मैं के स्थान पर क्या हो जाता है? ने बन गया सन प्लस ध प्लस ई, अब जुड़ करके बन जाता है संधि। ये संधि शब्द की उत्पत्ति हुई। छात्रों, बताया मैंने आपको कि सम उपसर्ग पूर्वक दूधा धातु की प्रत्यय के योग से संधि शब्द बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जुड़ना। पूरी उत्पत्ति मैंने बताई। अब चलते हैं संधि की परिभाषा पर। उत्पत्ति हुई, अब है परिभाषा। परिभाषा है वर्ण संधानम संधि, वर्ण संधानम
संधि। हमारे आचार्य पाणिनि जी ने व्याकरण की रचना की और व्याकरण की रचना में संधि बिंदु में इसकी परिभाषा लिखी कि वर्ण संधानम संधि। एक परिभाषा और भी दी हुई है, वह है छात्रों परः सन्निकर्षः संहिता। परः सन्निकर्षः संहिता, ये दूसरी परिभाषा है। देखो छात्रों, दोनों का अर्थ एक ही होता है, सूत्र दोनों अलग अलग हैं। वर्ण संधानम संधि ध्यान से पढ़ना है बिंदु, आपको 11वीं 12वीं में काम आएगा और भविष्य में BA MA में भी काम आएगा। तो वर्ण संधानम संधि, ये परिभाषा कहती है कि वर्ण संधानम, संधान होता है जुड़ना, संधान यानी जुड़ना। तो वर्णों के जुड़ने को, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि। दो या दो से अधिक वर्णों के संधान होने को, जुड़ने को, मेल होने को हम संधि कहते हैं। जुड़ना, मेल होना, एक दूसरे में लिपटना संधि कहलाता है। ये परिभाषा कहती है कि परः सन्निकर्षा संहिता, कि कहा कि पूर्व और पर जब दोनों सन्निकट आते हैं, पास आते हैं, तो उसे संधि कहते हैं। बात एक ही है, सूत्र अलग हैं, बात एक ही है कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधान होना, जुड़ने के साथ क्या होना? संधान होना। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि संयोग का अर्थ भी जुड़ना होता है। छात्रों, संयोग का अर्थ भी जुड़ना होता है। जानते नहीं, कई बार मैं पूछ लेता हूँ बेटा, संयोग और संधि में क्या अंतर है? संयोग और संधि दोनों का अर्थ होता है जुड़ना। दोनों का अर्थ क्या होता है? जुड़ना। इसका अर्थ भी जुड़ना होता है, इसका अर्थ भी क्या होता है? जुड़ना। लेकिन अंतर क्या है फिर? दोनों का अर्थ होता है जुड़ना, अंतर क्या है छात्रों? अंतर है कि संयोग में वर्ण बिना परिवर्तन के जुड़ते हैं। संयोग में वर्ण बिना परिवर्तन के ही जुड़ते हैं, जबकि संधि में जो वर्ण या शब्द जुड़ते हैं वो परिवर्तन के साथ जुड़ते हैं। वहाँ जब मेल होता है तो परिवर्तन होना आवश्यक होता है और संयोग में परिवर्तन नहीं होता है। विशेष ध्यान रखें आज के बाद आप कि संयोग और संधि में क्या अंतर होता है। संयोग बिना परिवर्तन के शब्दों का जुड़ना संयोग कहलाता है और परिवर्तन के साथ जुड़ना संधि कहलाता है। जैसे हमने उदाहरण लिया, कोई उदाहरण जोड़ने के लिए उदाहरण लेते हैं। जैसे यहाँ पर ले लेते हैं हम उदाहरण, जैसे परम 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 और परम दोनों जुड़ करके हमने परंपरा लिख दिया। परम परस्परा बराबर परंपरा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परम प्लस परा बराबर परंपरा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? संयोग है। क्या है? संयोग है। लेकिन परिवर्तन के साथ जुड़ेंगे। जैसे हमने कोई भी शब्द लिया, जैसे जगदीश, जगत प्लस ईश बराबर जगदीश, तय को दय हुआ, परिवर्तन हुआ, तो ये क्या हुई? संधि हुई। क्या हुई छात्रों? संधि। तो संयोग और संधि में मैंने आपको अंतर बताया कि परिवर्तन के साथ जुड़ना संधि कहलाता है और बिना परिवर्तन के जुड़ना संयोग कहलाता है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। परिभाषा है वर्ण संधानम संधि और परः सन्निकर्षा संधि। यथा जैसी जगत प्लस
ईसह। अब यहाँ आते हैं बराबर जगदीशः। क्या हो गया? जगदीशः। जैसे विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। हुआ, परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर आए, यहाँ भी आए, दोनों जुड़ करके बड़ा हुआ, विद्यालय बन गया। ठीक है ना? प्रत्येकम, प्रति प्लस एकम बराबर प्रत्येकम। आगे है जैसे सत्यम प्लस वद बराबर सत्यम वद। यहाँ भी संधि हुई। ये सब क्या है? संधियों के उदाहरण हैं कि जगत प्लस ईश बराबर जगदीश, क्योंकि यहाँ पर तय में परिवर्तन हुआ और दय होकर के जुड़ गया जगदीश। विद्या प्लस आलय, यहाँ पर आ और आ के स्थान पर एक ही आया, इसलिए विद्यालय। संधि हुई प्रति प्लस एकम, यहाँ ई के स्थान पर यह हुआ, इसलिए यहाँ पर संधि हुई प्रत्येकम। सत्यम प्लस वद बराबर, यहाँ पर मैं को हटा करके अनुस्वार हुआ, सत्यम वद। छात्रों, इसी प्रकार से हम संधि, बहुत सारी संधि कर सकते हैं, अनेक संधियाँ कर सकते हैं, अनेक शब्दों को जोड़ सकते हैं। आगे चलते हैं संधि की परिभाषा। परिभाषा के बाद जैसे अब है दोस्तों संधि के भेद। संधि की भूमिका आप पढ़ रहे हैं। संधि के भेद मुख्यतः मूल रूप से संधि के 3 भेद होते हैं। संधि मूल रूप से 3 प्रकार की होती हैं दोस्तों, मूल रूप से 3 प्रकार की होती हैं। वैसे हमारे पाणिनि आचार्य ने संधि के 5 भेद बताए हैं, लेकिन यहाँ संधि कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। मुख्यतः संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं और पाणिनि आचार्य ने संधि के 5 भेद बताए हैं। स्पष्ट कर देता हूँ मैं आपको, क्योंकि बड़ी क्लासों में आप जाओगे, बीए में जाओगे, एमए में जाओगे, तो वहाँ आप संधि के 5 भेद पढ़ सकते हो। इसलिए थोड़ा सा आपकी नॉलेज में डालने के लिए मैं कह सकता हूँ कि संधियाँ मूल रूप से 3 प्रकार की होती है, लेकिन पाणिनि आचार्य ने संधि के 5 भेद रखे हैं। 3 कौन कौन से हैं? एक तो है अच संधि, जिसको बोलते हैं स्वरहा संधि, स्वर संधि। नंबर 2 है हल संधि, जिसको हम बोलते हैं व्यंजन संधि। अगला है छात्रों विसर्ग संधि। अगली है विसर्ग संधि, जिसे हम हिंदी में भी विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि कहते हैं। अच, हल और विसर्ग, ये 3 संधि के मूल भेद हुए। अच, हल, विसर्ग। और 2 जो आपको मैं बता रहा था वो है स्वादि संधि, स्वादि संधि, और दूसरी है प्रकृति भाव संधि। ये 2 संधियाँ और थी सामान्य रूप से, लेकिन इनका वर्णन नहीं प्राप्त होता है। तो संधियाँ मूल रूप से कितनी बताई गई हैं? 3। इन 3 संधियों को मूल रूप से माना गया है दोस्तों। कहेंगे कि अच, हल और विसर्ग। अच संधि को हम कहते हैं स्वर संधि, हल संधि को हम कहते हैं व्यंजन संधि, और विसर्ग संधि कहते हैं विसर्ग संधि। ध्यान रखें कि जब पाणिनि जी ने 5 भेद बताए थे
तो उनमें दो भेद कौन कौन से थे? वो ये थे कि स्वादि संधि और प्रकृति भाव संधि। लेकिन जब मूल भेदों की बात आई तो इनको हटा दिया गया। चलो अपने कोर्स पर, सिलेबस पर ही चलते हैं हम। हमारे कोर्स में, हमारे सिलेबस में ये संधियाँ हैं अच, हल और विसर्ग। छात्रों, तीनों भेदों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। एक एक भेद में से किस उपभेद को पढ़ेंगे उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। तो संधि के कितने भेद होते हैं? 3। मुख्यतः संधि के 3 भेद होते हैं, अच, हल और विसर्ग। अच को कहते हैं स्वर संधि, हल को कहते हैं व्यंजन संधि और विसर्ग को कहते हैं विसर्ग संधि। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। वो है अच संधि। कौन सी है? अच संधि। अच संधि का अर्थ होता है स्वर संधि और स्वर संधि की परिभाषा होती है अच वर्णस्य अच वर्णयो मेलनम अच संधि कथयति। अच वर्णस्य अच वर्णयो मेलनम अच संधि कथयति। देखो कहा अच वर्ण का अच वर्णों से या अच वर्णों के मेल होने पर अच संधि होती है, कहलाती है। हिंदी में हम बोल सकते हैं कि अच वर्ण का अच वर्ण से मेल होने पर अच में हुए विकार को अच संधि कहते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ कि विकार होना जरूरी है, परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो संधि नहीं होगी। तो कहा कि अच वर्ण का अच वर्ण से मेल होने पर अच में जो विकार उत्पन्न होता है, जब मेल ही अच और अच का होगा तो विकार भी किस में होगा? अच में। तो मेल होने पर अच में हुए विकार को अच संधि कहते हैं। तो कहा जैसे हमने कहा जैसे कमल प्लस आसनम बराबर, अब देखो कमल में यहाँ पर ए है और यहाँ पर आ है, मिलकर के बन गया आ और संधि बनी कमलासनम। कमल प्लस आसनम बराबर कमलासनम। देव प्लस आल्य, देव प्लस आल्य। देखो छात्रों, देव में ए है और आल्य का आ है, दोनों मिलकर के बड़ा हुआ और संधि युक्त पद बना देवाल्य। एक छोटी सी यहाँ पर समस्या आई आपको कि सर जी हमें यही पता नहीं लगता यहाँ पर ए है या नहीं है। तो इसका बहुत सटीक समझने का तरीका है कि यदि वर्ण में हलंत लगा होता है तो इसका मतलब उसमें कोई भी स्वर उपस्थित नहीं होता है, और यदि उसमें हलंत नहीं होता है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि वहाँ कोई ना कोई स्वर उपस्थित होता है। ए एक ऐसा स्वर है जो आपको हलंत से ही पहचाना जा सकता है, अन्य स्वर तो आपको मात्रा के रूप में पहचान में आ जाते हैं, लेकिन ए की पहचान केवल हलंत के माध्यम से ही होती है। देखो यहाँ में हलंत लगा हुआ है, इसका तात्पर्य है कि इसमें ए की उपस्थिति नहीं है। यहाँ लय में हलंत नहीं है, इसका तात्पर्य है कि यहाँ पर ए की उपस्थिति है। ए उपस्थित है, ए की उपस्थिति दर्शाई गई है, तो इसलिए कमल प्लस आसनम बराबर कमलासनम, देव प्लस आल्य बराबर देवाल्य। ठीक है, जैसे श्री प्लस ईसह, श्री प्लस ईसह, यहाँ पर भी बड़ी और यहाँ पर भी बड़ी, दोनों मिलकर के बड़ी और बन गया श्री सह। बहुत से उदाहरण आएंगे, हम पढ़ेंगे भी। ऐसे पुस्तकालय, गुरु उपदेश,
इत्यादि एकैका बने अत्र। बहुत से उदाहरण यहाँ पर ऐसे हैं जो कि स्वर वर्ण का स्वर वर्ण से मेल दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से स्वर वर्णों का स्वर वर्णों से मेल होने को स्वर संधि कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखें यथा जैसे। अब हमारे कोर्स में जो स्वर संधि के भेद हैं, पहले आप पढ़ते हैं कि स्वर संधि के भेद। अब चलते हैं हम स्वर संधि के भेद। जिस प्रकार से संधि के भेद होते हैं उसी प्रकार से अच संधि के भेद भी होते हैं। जैसे संधि के भेद होते हैं वैसे ही अच संधि के भी भेद होते हैं। और वो भेद कौन से हैं? देखो, अच संधि के मुख्यतः निम्न भेद होते हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। नंबर 2 गुण संधि। नंबर 3 यण संधि। नंबर 4 वृद्धि संधि। नंबर 5 अयादि संधि। नंबर 6 पररूप संधि। और नंबर 7 पूर्व रूप संधि। और नंबर 8 प्रकृति भाव संधि। 8 सामान्यतः मूल रूप से 8 भेद माने गए हैं। प्राय 8 भेद स्वर संधि के माने गए हैं। दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि, अयादि, पररूप, पूर्वरूप, प्रकृति भाव। दोस्तों आज तक आपने दीर्घ, गुण, यण, अयादि, पररूप, पूर्वरूप पढ़े, लेकिन अब हम थोड़ा सा इस पर और करेंगे प्रकृति भाव। इसका प्रयोग प्राय हमारे कोर्स में भी नहीं होता है, हमारे कोर्स में आते भी नहीं है। हमें देखने होंगे ये तो काफ़ी बड़ी संधि होती हैं, लेकिन आपको 4 अंक के हिसाब से इनमें से जो भेद लिए गए हैं वो भेद हैं। देखो, एक तो यण संधि और एक है आपकी अयादि संधि। यण, अयादि, पररूप। यण, अयादि, पररूप ये आपके सिलेबस में लिए गए हैं। यण संधि, अयादि संधि, पररूप संधि, तो ये ही आपको ज़्यादातर काम आते हैं। छात्रों मैंने आपको भेद बताए, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अब चलते हैं। तो सिलेबस के आधार पर हम चलेंगे। नंबर 1 आप कहें तो हम सबको बढ़ा सकते हैं, लेकिन कोर्स के हिसाब से पहले इनको पढ़ लेते हैं, बाद में उनको पढ़ लें। पहला है नंबर 1 यण संधि। यण संधि सूत्र है दोस्तों, इसका सूत्र भी है। आचार्य पाणिनि जी ने संधियों के लिए, हर एक भेद के लिए, कई बार तो एक एक उदाहरण के लिए भी सूत्रों का निर्माण किया है। तो यहाँ पर एक सूत्र बनाया है और सूत्र का नाम है इको यणचि। आचार्य पाणिनि ने यण संधि के लिए एक सूत्र बनाया इको यणचि। ये सूत्र क्या कहता है दोस्तों? ये सूत्र कहता है एक स्थानीय अच परे सति यण आदेशः स्यात्, या ये बोल सकते हैं कि एक स्थानीय यण स्यात् अच परे सति। ये सूत्र कहता है कि एक के स्थान पर, क्या कहता है दोस्तों? एक के स्थान पर यण आदेश
हो जाता है, हो जाता है, अच परे रहने पर। कैसा पच? असमान, असमान अच के परे रहने पर असमान। कैसा अच होना चाहिए छात्रों? असमान। असमान अच के परे रहने पर एक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। आपने पढ़ा होगा 11वीं कक्षा में प्रत्याहार आते हैं। क्या आते हैं बेटा? प्रत्याहार। और प्रत्याहार का निर्माण पाणिनि ने माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर किया। माहेश्वरी सूत्रों की संख्या 14 होती है। उन 14 माहेश्वरी सूत्रों से हमने 44 प्रत्याहार बनाए। उन प्रत्याहारों में एक और यण भी 2 प्रत्याहार सम्मिलित हैं। एक का तात्पर्य होता है एक बराबर होता है ई उ री ली, और यण का अर्थ होता है य व र ल। एक प्रत्याहार का अर्थ होता है ई उ री ली, और यण प्रत्याहार का अर्थ होता है य व र ल। तो हमारा यह सूत्र कहता है कि एक के परे, समझना बेटा ध्यान से, महत्वपूर्ण संधि है, विशेष महत्वपूर्ण उदाहरण एक आता है। आपको 4 नंबर की संधि आएंगी। 4 नंबर में 2 प्रश्न देगा कि उक्त पदों में संधि करके संधि का नाम, तेसाम नामम, अपनी लिखत उसका नाम भी लिखो। और दूसरा आएगा कि संधि विच्छेदम कृत्वा, संधि विच्छेद करके संधि का नाम व सूत्र उल्लेखम कुरुत, सूत्र का नाम लिखो। मैंने आपको बताया मॉडल कि एक प्रश्न तो देगा कि संधि विच्छेद करके सूत्र का नाम लिखो, और एक देगा विक्रय पद से संधि करते हुए संधि का नाम व सूत्र लिखो। तो यहाँ ये सूत्र आपको याद करना है, लिखना भी है। इको यणची, ये सूत्र कहता है दोस्तों कि एक के बाद असमान स्वर के आने पर, किसके आने पर? असमान। समान तो भाई भाई होते हैं बेटा, समान तो जुड़ जाते, भाइयों में तो समझौता हो जाता। तो असमान स्वर के आने पर एक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। एक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। इसका मतलब होता है एक में आते हैं ई उ री ली। अगर ये 4 वर्ण आते हैं और इनके बाद क्या है बेटा? असमान स्वर आता है, तो एक के स्थान पर क्रमशः यण होता है य व र ल। ई को य, उ को व, री को र और री को ल आदेश हो जाता है। क्या होता है बेटा? ई को य, उ को व, री को र, री को ल आदेश हो जाता है। अभी एक बच्चे ने बहुत अच्छा मज़ेदार प्रश्न पूछा। कहा कि सर जी ली या रे में क्यों ना बदल दे? ली को रे में क्यों नहीं बदला जाता? बहुत अच्छी बात। अगला प्रश्न आप ये भी पूछ सकते हो कि सर जी ई को वे में क्यों नहीं बदला जाता? उ को रे में क्यों नहीं बदला जाता? ली को ये में क्यों नहीं बदला जाता? इसका कारण क्या है? हम क्यों ई को ये में बदलते हैं? निश्चित है, आप ध्यान दें कि निश्चय ही ई को ये में, उ को वे में, री को रे में, ली को ले में बदला जाता है। ऐसा निश्चित है। और निश्चित क्यों है? क्योंकि हमारे पाणिनि आचार्य ने एक सूत्र और भी बनाया जो कहता है, और उस सूत्र का नाम है स्थानीय अंतरतमः। स्थानीय अंतरतमः कहते हुए स्थान की उच्चारण स्थान के आधार पर ही हम
जिस वर्ण का जो समान उच्चारण स्थान होता है उसको उसी के आधार पर बदलते हैं। स्थानीय अंतर तमह, ई को यणची में ई का उच्चारण स्थान क्या है बेटा? तालु, और यह का उच्चारण स्थान भी क्या है? तालु। इसलिए उच्चारण स्थान की समानता होने के कारण ई को यह में बदला गया। ये आपका उत्तर हुआ। आपने पूछा कि ई को यह में ही क्यों बदलते हैं, ऊ को ब में ही क्यों बदलते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर है कि स्थानीय अंतर तमह सूत्र के माध्यम से जिस वर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है उस वर्ण को अपने समान उच्चारण स्थान वाले वर्ण में ही बदला जाता है। इसलिए ई का उच्चारण स्थान यह हुआ, वह ऊ का उच्चारण स्थान वह हुआ, री का उच्चारण स्थान रह हुआ और ली का उच्चारण स्थान के समान ल हुआ। इसलिए हम इन वर्णों को अपने उच्चारण स्थान की समानता के साथ बदल देते हैं। जैसे हमने अब उदाहरण लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि इति प्लस आदि, इति प्लस आदि। देखो छात्रों, इति में क्या है बेटा? ई, इधर क्या है? आ। तो ई के स्थान पर क्या होगा? यह, और यह होने के बाद क्या बन जाएगा? इत्यादि। क्या बन जाएगा? इत्यादि। इसी प्रकार से प्रत्येकम, प्रति प्लस एकम बराबर बना प्रत्येकम। इसी प्रकार से गुरु प्लस आदेश बराबर गुरुआदेश, और लृ प्लस आकृति बराबर लाकृति। इस प्रकार से उदाहरण बने। इसी प्रकार से हम कर सकते हैं गुरु प्लस आदेश बराबर गुरुआदेश। ठीक है। इसी प्रकार से लृ प्लस आकृति बराबर लाकृति। ठीक है छात्रों, इस प्रकार से हम इन संधियों को इस सूत्र के माध्यम से हल कर देते हैं। इको यण ची। आगे की कक्षा कल पढ़ेंगे, आगे इस बिंदु को हम आगे कल बढ़ाएंगे। आज के लिए धन्यवाद।